यह कहानी है एक लड़की की जिसकी जिंदगी में प्यार ने ऐसा खेल खेला कि उसका खूनी अंत हो गया। गायत्री जो रंजीत से बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन परिवार की इज्जत और समाज की बंदिशों ने उसे किसी और के साथ बांध दिया। जब प्यार और जीत की जंग शुरू हुई तो इसका शिकार बना एक मासूम पति संजीव। क्या होता है जब दिल की चाहत और समाज की मजबूरियां टकराती है? तो आइए जानते हैं इस दर्दनाक कहानी को जिसमें प्यार ने खूनी खेल खेला और संजीव की जिंदगी उसकी बलि चढ़ गई। नमस्कार माता एवं बहनों, दोस्तों एवं साथियों, आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना दरअसल उत्तर प्रदेश की है। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में एक कस्बा है एटा। इस कस्बे में थाना भी है। एटा कस्बे से कुछ दूर एक गांव है नगलाचोड़। सोनेलाल अपने परिवार के साथ इसी गांव में रहता था। सोनेलाल के 3 बेटे थे, गोपाल, कुलदीप और संजीव। इनके अलावा 2 बेटियां भी थे। सोनेलाल के पास खेती की जमीन थी जिससे उसके घर परिवार का गुजारा बड़े आराम से हो जाता था। सोनेलाल के बड़े बेटे गोपाल और एक बेटी की शादी हो चुकी थी। शादी के बाद गोपाल अपने परिवार के साथ काम के लिए पंजाब गया था। वहां से वह कभी कभी ही घर आता था। सोनेलाल की एक बेटी और एक बेटा कुलदीप अपनी पढ़ाई कर रहे थे, जबकि संदीप अपने पिता के साथ खेती के कामों में हाथ बटाता था। घर की व्यवस्था सोनेलाल की पत्नी सरला के जिम्मा में थी। सरला चाहती थी कि संजीव का भी घर बस जाए, इसलिए वह 24 साल के संजीव के लिए कोई लड़की देखने लगी। इसी सिलसिले में रिजोर निवासी छवि राम नाम के एक रिश्तेदार ने रिजोर के ही राम बाबू साइक की बेटी गायत्री के बारे में बताया। छवि राम की मार्फत सोनेलाल ने राम बाबू से बात की। उन्हें राम बाबू की बेटी गायत्री अपने बेटे संजीव के लिए सही लगी। दोनों ओर से चली बातचीत के बाद संजीव और गायत्री का रिश्ता तय करके जल्द ही दोनों को शादी कर दी गई। यह लगभग 1.5 साल पहले की बात है। खूबसूरत गायत्री से शादी करके संजीव ही नहीं बल्कि उसके घर वाले भी बहुत खुश थे। लेकिन यह कोई नहीं जानता था कि आगे चलकर यही खूबसूरती दुल्हन कितनी बड़ी मुसीबत बनने वाली है। गायत्री ससुराल तो आ गई थी, पर उसके तेवर किसी के समझ में नहीं आ रहे थे। संजीव की मां सरला ने सोचा कि बहू घर आ जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर की जिम्मेदारी बहू के हवाले करके वह आराम करेगी, क्योंकि बड़ी बहू शादी के कुछ दिनों बाद ही गोपाल के साथ पंजाब चली गई थी। पर सरला का यह सपना अधूरा रह गया, क्योंकि गायत्री पूरे दिन अपने कमरे में बैठी टीवी देखती रहती थी। टीवी से फुर्सत मिल जाती तो वो मोबाइल पर लग जाती थी। काफी देर तक किसी से बातें करती रहती थी। कुछ दिन तक तो सरला ने गायत्री से कुछ नहीं कहा, लेकिन जब पग फेरे के लिए उसके भाई टीटू उसे लेने आया तो सरला ने टीटू से कहा, अपनी बहन को समझाओ, वह ससुराल में रहने का सलीका सीखे। यह इस घर की बहू है, इसे यहाँ बहू की तरह ही रहना होगा। बहन की शिकायत सुनकर टीटू के माथे पर सिनक आ गए। उसने घूर कर गायत्री की तरफ देखा, लेकिन उससे कहा कुछ नहीं। टीटू के पिता बीमार रहते थे, इसलिए वह सब्जी की दुकान चलाता था। भाई के साथ गायत्री अपने मायके आ गई। घर पहुंचते ही टीटू ने अपनी मां रामश्री से कहा, संभालो अपने लाडली को, यह हमें जीने नहीं देगी। गायत्री अपने कमरे में चली गई। इसके बाद राम, श्री और टीटू देर तक बातें करते रहे। राम बाबू कुछ देर बाद घर आया तो उसे पता चल गया कि गायत्री के ससुराल वालों ने उससे खुश नहीं है। वह गुस्से में बोला, हमने तो सोचा था कि गायत्री शादी के बाद सुधर जाएगी, पर लगता है यह लड़की उन लोगों को भी जीने नहीं देगी। दरअसल शादी के पहले से ही राम बाबू के घर में तनाव था। इसकी वजह यह थी कि गायत्री संजीव से शादी करने से इनकार कर रही थी, पर घर वाले के सामने उसकी एक नहीं चली।
राम बाबू और रामश्री इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे कि कहीं गायत्री की वजह से वह लोग किसी नई परेशानी में ना पड़ जाए। रिजोर में ही राम बाबू के घर में कुछ दूरी पर किशन लाल का घर था। उसके बेटे रंजित ने भी अपने घर वालों को परेशान कर रखा था। यूं तो किशन लाल के 4 बेटे थे, जिनमें से 3 पढ़े लिखे थे, पर छोटे बेटे रंजित का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। वह सारे दिन गांव में अपने दोस्तों के साथ गपशप करता रहता था। वह अपने पिता की खेती के काम में भी हाथ नहीं बटाता था। रंजित की जिंदगी में आ गई थी गायत्री। एक दिन अचानक रंजित की नजर गायत्री से टकराई और वह उसकी ओर खींचता चला गया। वह उससे बात करने के लिए मौके की तलाश में था। एक दिन मोबाइल की दुकान पर उसे मौका मिल गया, जहां गायत्री अपना मोबाइल रिचार्ज कराने आई थी। उससे बात की शुरुआत करने का कोई बहाना चाहिए था, लिहाजा उसने गायत्री से कहा, गायत्री देखिए तुम्हारा मोबाइल किस कंपनी का है। गायत्री ने उसका हाथ में मोबाइल दिया। रंजित हाथ में मोबाइल लेकर देखते हुए बोला, यह मोबाइल तो तुम्हारी तरह ही स्मार्ट है। गायत्री ने उसे घूर कर देखा, फिर खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, तुम भी तो काफी स्मार्ट लगते हो। सुनकर रंजित की हिम्मत और बढ़ गई। गायत्री वहां से चलने लगी तो रंजित ने कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं बाइक से तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। गायत्री मुस्कुराई और उसकी बाइक पर बैठ गई। रंजित बहुत खुश हुआ। पहली बार किसी लड़की ने उसकी दोस्ती कबूल की थी। रंजित, वैसे तुम आजकल क्या कर रहे हो? गायत्री ने उनसे पूछा। इंटरमीडिएट पास करके घर में ही मौज कर रहा हूँ। वैसे भी तो तुम्हें पता ही है कि घर में किसी चीज की कमी तो है ही नहीं। जब जिम्मेदारी आएगी तब देखा जाएगा, रंजित बोला। गायत्री, क्या तुम अपना मोबाइल नंबर दे सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम मुझे अपना मोबाइल नंबर बताओ, मैं मिस कॉल कर देती। गायत्री बिना किसी झिझक के बोली। बाइक चलाते चलाते रंजित ने उसे अपना मोबाइल नंबर बता दिया। गायत्री ने तुरंत उस नंबर पर मिस कॉल दे दी। गायत्री ने अपने घर से कुछ पहले ही मोटरसाइकिल रुकवा ली और बाइक से उतरकर पैदल अपने घर चली गई, ताकि कोई घर वाला उसके बाइक पर बैठे न देख ले। उसे उतार कर रंजित भी मुस्कुराता हुआ अपना घर चला गया। अगले दिन रंजित ने अपने मोबाइल पर किसी अनजान नंबर की घंटी सुनी। जैसे ही उसने हेलो कहा तो दूसरी तरफ से लड़की की आवाज सुनाई दी। वह बोला, कौन कौन किससे बात करनी है? ओह, हमने तो सोचा कि तुम काफी स्मार्ट हो, पर तुम तो जीरो निकले। स्मार्ट कहते हुए लड़की हंसने लगी। रंजित समझ गया कि वह गायत्री है। रंजित मन ही मन बहुत खुश हुआ। वह सफाई देते हुए बोला, सॉरी गायत्री, मैं समझा कि किसी और का फोन है। अब मैं तुम्हारा फोन नंबर मोबाइल सेव कर लूंगा। हाँ, समझदार दिखते हो। सुनो, आज मुझे 2 घंटे के बाद एटा जाना है, तुम मोड़ पर मिलो, गायत्री ने कहा। रंजित निर्धारित समय से पहले ही वहां पहुंच गया। उसके कुछ देर बाद गायत्री भी वहां आ गई। उस दिन रंजित और गायत्री के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों ही लोग नजरों से छिप छिप कर मिलने लगे, लेकिन लाख छुपाने पर भी ऐसी बातें छिप नहीं पाती। गांव के किसी आदमी ने गायत्री को रंजित की बाइक पर बैठा देखा तो उसने राम बाबू को यह बात बता दी। घर वालों की परेशानी बढ़ाई गायत्री ने। राम बाबू परेशान हो गया। घर आकर उसने गायत्री से पूछताछ की तो उसने इस बात से इनकार कर दिया। राम बाबू ने सोचा कि शायद पड़ोसी की कोई गलतफहमी ही हो गई होगी, लेकिन अब गायत्री सतर्क हो गई थी। उसका और रंजित का प्यार परवाना चढ़ने लगा था। अपनी मुलाकातों के दौरान प्रेमी जुगल भविष्य के सपने बुनने लगा था। हालांकि दोनों की जाति एक थी, पर रंजित न तो कोई काम धंधा करता था और न ही उसकी अच्छी छवि थी। गायत्री अच्छी तरह जानती थी कि घर वाले इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरी ओर दोनों की इसकी खबर लोगों तक पहुंचने लगी थी। लोग दोनों के बारे में
खुसर फुसर करने लगे। कई लोगों ने राम बाबू से शिकायत की कि उसने अपने बेटे पर कंट्रोल रखना चाहिए। लोगों की बातें सुनकर वह परेशान हो गया था, जबकि गायत्री यही कहती थी कि लोगों को तो बातें बनाने की आदत होती है, फालतू में उसे बदनाम कर रहे हैं। लेकिन एक दिन गायत्री और रंजित ने रात को मिलने का फैसला किया। गायत्री के घर के सभी लोग सो चुके थे। देर रात को रंजित उसके यहाँ पहुंच गया। गायत्री बाहरी गेट खोलकर उसे अंदर ले गई, पर वह उन दिन उनकी मुलाकात के लिए ठीक नहीं रहा। उस रात गायत्री के भाई टीटू की तबीयत ठीक नहीं थी। वह टॉयलेट जाने का उठा उठा तो देखा मेन गेट की कुंडी खुली हुई है। उसे कुछ शक हुआ तो उसने गायत्री के कमरे में झांक कर देखा। गायत्री वहां नहीं थी। वह टॉयलेट जाने के बजाय तेजी से गेट खोलकर बाहर आया। तभी कोई व्यक्ति छत से कूदकर भाग गया। टीटू भागकर अंदर आया तो देखा गायत्री कमरे में थी। तू कहाँ गई थी? टीटू ने उससे पूछा। मैं तो यहीं थी भैया। क्यों, क्या हुआ? आप कुछ परेशान सा दिख रहे हो, गायत्री ने कहा। टीटू के समझ में नहीं आ रहा था कि सच क्या है। कुछ देर पहले गायत्री कमरे में नहीं थी। किसी की छत से कूदने की आवाज भी उसने सुनी थी, पर देखा किसी को नहीं था। क्या उसे भ्रम हुआ था? पर बाहरी दरवाजों की कुंडी भी खुली हुई थी। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह वहां से चुपचाप चला गया। गुपचुप खेला जाने लगा खेल। गायत्री ने राहत की सांस ली। वह जानती थी कि अगर भाई ने रंजित को देख लिया होता तो उसकी खैर नहीं थी। अगले दिन उसने रंजित को फोन पर सारी बातें बताई, पर सतर्क रहने को कह दिया। इधर टीटू को लगने लगा था कुछ तो है जो वह देख नहीं पा रहा, जबकि लोग देख रहे हैं। बहन पर उसका शक पक्का होने लगा था। अब वह गायत्री पर गहरी नहर रखने लगा। गायत्री भी मन ही मन डर गई थी। इधर टीटू ने एक दिन माँ से कहा कि वह बहन को लेकर काफी चिंतित है। अगर कोई ऊंच नीच हो गई कहीं, वो कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन माँ ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, गायत्री ऐसी लड़की नहीं है। एक दिन टीटू ने खुद गायत्री को रंजित के साथ देख लिया। वह उसके साथ बाइक पर थी। टीटू जब घर आया तो उसने देखा गायत्री घर पर ही था। उसने उससे पूछा कि अभी कुछ देर पहले वह कहाँ थी। गायत्री ने कहा, मैं तो अपने सहेली के घर गई थी। टीटू को लगा कि वह झूठ बोल रही थी, लिहाजा उसने उसकी पिटाई कर दी और कहा, आइंदा अगर मैंने तुझे किसी के साथ देखा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। माँ को भी लगने लगा कि गायत्री कुछ तो गड़बड़ कर रही है। जब देखो तब बाहर भागने की कोशिश करती है। इसलिए माँ ने भी उससे कहा, आज से तेरा घर से बाहर जाना बंद। अब घर का काम सीख, वरना ससुराल जाकर हमारी बेइज्जती कराएगी। मैं क्या कोई कैदी हूँ जो मुझे बांध कर रखोगे? आखिर मैंने किया क्या? गायत्री ने कहा। तो टीटू ने उसे कसकर तमाचा जड़ दिया। तू क्या समझती है कि हम अंधे हैं? गायत्री रोते हुए कमरे में चली गई। उसने मौका देखकर रंजित को सारी बात बता दी। उसने कहा, जल्दी कुछ सोचो वरना ये लोग हमें अलग कर देंगे। अगले दिन टीटू ने रंजित के रास्ते में रोक कर कहा, तू गायत्री का पीछा करना छोड़ दे वरना बुरा होगा। रंजित ने टीटू को समझाने की कोशिश की, उसे शायद कोई गलतफहमी हुई है। गायत्री और रंजित की हकीकत आई सामने। इधर रंजित ने प्रेमिका से मिलने का एक उपाय खोज लिया। उसने केमिस्ट से नींद की गोलियां खरीदकर गायत्री को देते हुए कहा कि वह रात के खाने में कुछ गोलियां मिला दिया करे, फिर दोनों बेखौफ से कर मिला करेंगे। गायत्री ने अब रात को खाना बनाने की जिम्मेदारी ले ली। इसके बाद वह जब अपने प्रेमी से मिलने का प्रोग्राम बना लेती है तो खाने में नींद की गोलियां मिला देती है, जिससे पूरा परिवार गोलियों के असर से गहरी नींद में सो जाता है। लेकिन सुबह जब वो लोग उठते हैं तो सबका सिर भारी होता है। एक दिन गायत्री के माँ रामश्री की रात को नींद खुल गई। उस दिन माँ ने गायत्री और रंजित के रंगे हाथों पकड़ लिया। इस पर घर वालों ने गायत्री की पिटाई कर दी। इसके बाद गायत्री के लिए रिश्ते की तलाश होने लगी। आखिर उन्होंने गायत्री की शादी संजीव से करके राहत की सांस ली। हालांकि गायत्री ने इस शादी का विरोध किया था, लेकिन घर वालों ने उसकी एक नहीं सुनी थी। बेटे की शादी के बाद सब निश्चित थे, लेकिन शादी के बाद भी गायत्री का नाजायज संबंध रंजित से बने रहे। एक दिन रंजित उसके ससुराल में भी पहुंच गया।
गायत्री ने उसे अपना दूर का रिश्तेदार बताया। ससुराल वालों ने भी मान लिया, लेकिन बाद में दूर के इस रिश्तेदार का कुछ ज्यादा ही आना जाना होने लगा तो ससुराल वालों ने आपत्ति जताई। गायत्री नहीं चाहती थी कि यह बात मायके वालों तक जाए, अतः उसने अपना पुराना फॉर्मूला अपनाया। वह ससुरालियों को भी रात को खाने में नींद की गोलियां देने लगी। इस तरह वह ससुराल में भी बेखौफ इश्क लड़ाती रही। गायत्री यह जानती थी कि ऐसा हमेशा नहीं चल सकता है। अब संजीव को भी उस पर शक होने लगा था। उसने साफ शब्दों में कहा कि अगर अब कभी भी उसने रंजीत को घर में देखा तो बहुत बुरा होगा। गायत्री पर ससुराल में भी लगाम शुरू हो गई थी। वह परेशान हो उठी। उसने अपने पति को ही दुश्मन लगने लगा। एक दिन गायत्री ने तय किया कि संजीव से छुटकारा पाने के बाद ही वह प्रेमी से बेखौफ मिल सकती है। इस बारे में उसे रंजीत से बात की। दोनों ने तय किया कि संजीव को ठिकाने लगाकर वह कहीं दूर जाकर एक अलग दुनिया बसा लेंगे। गायत्री के शादी के 1.5 साल बाद भी बच्चा नहीं हुआ था। गायत्री ने एक दिन अपनी सास से कहा कि एटा, मैं एक अच्छा डॉक्टर हूँ, इसके इलाज से कई औरतों का बच्चा हुआ। गायत्री ने सास से अपना इलाज उसी डॉक्टर से कराने की बात कही। सास ने सोचा अगर बच्चा हो गया तो गायत्री का मन भी घर में लगने लगेगा, अतः उसने एडा के डॉक्टर इलाज कराने की इजाजत दे दी। गायत्री को कोई इलाज वगैरह नहीं कराना था, बल्कि उसके पति को ठिकाने लगाने का एक षड्यंत्र था। अब गायत्री की खुराफती दिमाग काम करने लगी। उसने पति के नाम मौत का वारंट जारी किया। इसके लिए 13 मई 2018 का दिन भी तय कर दिया गया। मौत के इस दस्तक से पूरे परिवार बेखबर था। पूरे घटनाक्रम की कहानी मोबाइल पर तय हो गई थी। अपने इस काम में रंजीत ने रिजोर के ही रहने वाले अपने दोस्त राजेश व पप्पी को भी मिला लिया। 13 मई को गायत्री अपने पति संजीव के साथ बाइक नंबर यूपी 83 AAL 6985 एटा के लिए निकली। उसने प्रेमी रंजीत को अपना एटा जाने की सूचना दे दी। रंजीत अपने दोस्त राजेश के साथ रिजोर्ट से एटा पहुंच गया। इसके बाद ना तो बहू और ना ही बेटा घर वापस लौटे। शाम तक जब दोनों घर नहीं लौटे तो पूरा परिवार चिंतित हो गया। उन्होंने एका थाने के थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह भिदोरिया को सूचना दे दी और अपने सभी रिश्तेदारों से फोन द्वारा पूछताछ उन्होंने गायत्री के घर वालों को भी बता दिया था। दोनों का फोन स्विच ऑफ था। रो रो कर घर वालों का बुरा हाल था। इधर मायके वाले परेशान थे कि कहीं गायत्री नहीं तो कुछ नहीं कर डाला। गायत्री और संजीव के गुम होने की सूचना अन्य थानों को भी दे दी गई थी। 18 मई 2018 को रिजॉर्ट के चौकीदार रमेश को किसी ने बताया कि कुरेना दौलतपुर मोड़ के पास जैन फार्म हाउस के खेत में एक युवक की लाश पड़ी हुई। चौकीदार ने तुरंत इसकी सूचना रिजॉर्ट के थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह भदौरिया को दे दी। थाना प्रभारी तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्हें वहां एक युवक की लाश मिली जिसकी गला रेत कर हत्या की गई थी। मौके पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, लेकिन सबको कोई नहीं पहचान पाया। कुछ दूरी पर पुलिस का एक मोबाइल फोन मिला जिसमें मिले नंबर पर कॉल की गई तो पता चला कि मोबाइल नंबर रंजीत नाम का एक व्यक्ति का है। लेकिन उसके परिवार वालों ने जब लाश देखी तो कहा उनका बेटा नहीं है। जब लाश रंजीत का नहीं है तो उसका मोबाइल वहां क्यों मिला, यह बात कोई समझ नहीं पा रहा था। इस बीच सोशल मीडिया और लाश का फोटो वायरल हो गया तो सोनेलाल ने एक थाने से संपर्क किया। पता चला कि जैन फार्म हाउस रिजोर्ट में मिलने वाली लाश उनके बेटे संजीव का ही है। संजीव के घर वाले समझ गए कि जरूर इसकी हत्या में गायत्री का हाथ है। उन्होंने रिजोर्ट थाना प्रभारी को सारी बातें बता दी। गायत्री का भाई और पिता भी रिजोर्ट आ गए। उन्हें विश्वास हो ही नहीं रहा था कि गायत्री ऐसा कर सकती है। मौके पर संजीव की बाइक भी बरामद हो गई, लेकिन गायत्री को कोई अता पता नहीं था। रिजोर्ट थाना प्रभारी ने मुखबिरों की जाल फैला दिया। पुलिस को गायत्री और रंजीत के प्रेम संबंधों का भी पता चल चुका था।
रंजित भी घर से गायब था। अतः अब पुलिस उन दोनों की तलाश में लग गई। अगले दिन संजीव का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, जिसे देखकर पुलिस चौंक गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया है कि युवक ने नशे का सेवन किया था। पूछताछ करने पर पता चला कि संजीव तो नशा करता ही नहीं था। इसी बीच 18 मई 2018 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने प्रेमी जुगल के बक्सीपुर तिरोहे से गिरफ्तार कर लिया। दोनों किसी वाहन के इंतजार कर रहे थे। थाने लाकर गायत्री और रंजित से पूछताछ की। गायत्री ने बताया कि वह तो रंजित से प्यार करती थी। उसे जबरन प्रेमी से दूर करके संजीव के गले बांध दिया गया, इसलिए उसने उसे छुटकारा पाने का निश्चय कर लिया था। उसने बताया कि उसने रंजित से पूर्व में शादी कर ली थी, लेकिन पुलिस को वह शादी कोई साक्ष्य नहीं दे पाई। रंजित ने भी अपना गुनाह कबूल करते हुए कहा कि पिछले 2-3 सालों से वह और गायत्री एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन गायत्री के घर वाले इसके लिए राजी नहीं हुए। गायत्री की शादी के बाद भी वो दोनों अलग नहीं रह पाए और आखिर संजीव को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। उस दिन जब गायत्री अपने पति के साथ एटा पहुंची तो रास्ते में उसने बाइक रुकवाई। मौका पाकर वह बोतल में भरे पानी में नींद की गोलियां मिला चुकी थी। वही पानी उसने पति संजीव को पीने को दिया। जिस जगह पर बैठकर उसने पानी पिया था, कुछ ही देर में वहीं पर वो बेहोश हो गया। तभी रंजित अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचकर राजेश ने संजीव की बाइक संभाली और वह गायत्री बेहोश हो चुके संजीव को ऑटो में डालकर कुरेला गांव के पास दौलतपुर मोड़ पर ले आए। ऑटो वाले को पैसे देकर उन्होंने वापस भेज दिया। तभी राजेश भी वहां आ गया। फिर वे लोग संजीव को जैन फॉर्म हाउस के खेतों में ले गए, जहां गायत्री ने खुद चाकू से अपने पति का गला रेत दिया। इसके बाद राजेश अपने घर चला गया और वह दोनों एटा घूमते रहे। दोनों दिल्ली भाग जाना चाहते थे, पर पैसों के इंतजाम करना था। इससे पहले कि वह एटा छोड़ पाते, पुलिस के हत्थे चढ़ गए। गायत्री के मायके वालों को जब पता चला कि उनकी बेटी ने खुद ही अपना सुहाग मिटा डाला तो वह हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि अब गायत्री से उनका कोई संबंध नहीं है, उसे उसके करने की सजा मिलनी ही चाहिए। संजीव के घर वालों दुखी थे। उन्होंने तो सोचा तक नहीं था कि अपने वो सीधे साधे बेटे को खो देंगे। पुलिस ने मंदवी की धारा 302 120 के अंतर्गत तीनों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है, जागरूक करना है। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।